Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, I am Feroz Shah and we are going to discuss the online QCA test physics MCQs. So let us start. Question number 1 physics portion में question number 1 में कहा गया है कि फ़र्ज़ करो आपके पास एक स्प्रिंग है और हम उस स्प्रिंग को हाफ करें तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या असर पड़ेगा। आसान सा आइडिया है इस क्वेश्चन का। रीज़न ये है, याद रखिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सो दैट्स वाई जब भी हम लेंथ को हाफ करेंगे, अगर ये हाफ होगा तो इट मीन के स्प्रिंग कांस्टेंट will become double. So the correct answer of the question is 2 times of k. जब ये डबल होगा तो 2 times of k. Option D is correct. Question number 2 फिजिक्स पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टॉय ट्रेन है और वो एक सर्कल पर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उस सर्कल का डायमीटर जो है वो 10 फीट है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10 फीट। ओके, अगर उसका जो स्पीड है वो 1 फीट पर सेकंड है तो बताओ कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा। हम सब जानते हैं कि एज वी नाउ दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। ये सर्कुलर मोशन के दौरान टाइम पीरियड का इक्वेशन है 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें। 2 वैल्यू है, पाई वैल्यू है, स्पीड गिवन है। हमारे पास आर नहीं है लेकिन आर के लिए डायमीटर दिया गया है। सो यू कैन से दैट आर इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी आर विल बी 5 फीट। ओके, क्वेश्चन में टाइम पीरियड मांगा है तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 1। द करेक्ट आंसर इज 10 पाई सेकेंड्स। इसमें आंसर आता है 10 पाई सेकेंड्स और आई थिंक ऑप्शन डी ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स पोर्शन का, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि अगर एक पेंडुलम है वो ऑसिलेशन कर रहा है और एम्पलीट्यूड ए है तो बताओ एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो सिंपल सी बात है, लेट अस सपोज इट इज द बॉब ऑफ पेंडुलम। अगर ये एक्सट्रीम से मीन तक जाएगा तो एक बार ए कवर करेगा। फर्ज कीजिए यहाँ मीन पोजीशन है, फिर ये मीन से फिर एक्सट्रीम पर जाएगा तो एक बार फिर ए कवर करेगा, वापस आएगा तो एक बार फिर ए कवर करेगा, इधर आएगा तो एक बार फिर ए कवर करेगा। तो आप देखो कि एक ऑसिलेशन में 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप में ये 4 टाइम्स ऑफ ए डिस्टेंस कवर करता है। इट मीन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 टाइम्स ऑफ ए। 4 टाइम्स ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज के फर्ज करो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप एक दूसरे के करीब ला रहे हो तो इससे इन सिस्टम या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। कम होगी, ज़्यादा होगी, कांस्टेंट रहेगी, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हो। बताओ कि इससे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। आपको बहुत आसान सा रीज़न दे रहा हूँ इसका, इस तरह के क्वेश्चन को डील करना। आपने जो भी प्रोसेस किया उस प्रोसेस में आप लोग वर्क को देखा करें। अगर वर्क आपने किया हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, और अगर वर्क खुद हुआ हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर को अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर ये मार्कर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये खुद वर्क कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। आप सब जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद एक दूसरे के करीब नहीं जाते, हम इस पर वर्क करेंगे तो यहाँ हम वर्क करेंगे, लिहाजा द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि potential energy increases. In this case,
the potential energy increases or more. Increase हो या more हो, दोनों एक ही बात है. It means the correct answer is more. Potential energy will become greater in this way. Question number 5. Question number 5 में क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं. इसमें है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करें, when force F is applied normal to the displacement D, then the work done will be the easiest question in the test. कि अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को नॉर्मल हो, नॉर्मल मीन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. So what will be the work? You better know that work is equal to F D cos of theta. So if theta is 90 degree, FD cos of 90, but cos of 90 is 0, then the work done on the system or the work done on the body is 0. Work done on the body will be 0. Question number 6. Question number 6 mean the unit of work in SI is joule, and 1 joule is equal to how many dynes? 10 raised to the power 5 dynes, everyone knows. So question number 6 में option correct है A. Question number 7. Question 7 says that the dimension of work is, भाई वर्क का डायमेंशन क्या है? तो जो एनर्जी का डायमेंशन है वो वर्क का डायमेंशन है. वर्क एफ एस, सो डायमेंशन इज एम एल टी माइनस 2 इंटू एल. इट मीन द करेक्ट डायमेंशन इज एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2. एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय द बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता. किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ लूँ कि इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो किस चीज़ पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, but independent on the path followed. For example, I can prove it, but proving effect is a part of topic. Let us suppose ये मेरा हाथ ग्रेविटेशनल फील्ड में दो पोजीशंस हैं. अगर ये मार्कर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आऊँगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जितना वर्क इस रास्ते पे होगा उतना ही इस रास्ते से होगा. इनिशियल और फाइनल लोकेशन जब तक सेम है तो रास्ता आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, वर्क डन विल बी सेम. हाँ, इनिशियल या फाइनल में पोजीशन में चेंज कर दो फिर वर्क डिफरेंट हो जाएगा. सो याद रखें, इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ while depend on the initial and final locations. So question number 8 में कहा किस चीज़ पे independent है? The correct answer of the question is path followed. Next question 9. Question number 9, and question number 9 says if the kinetic energy of 1 kilojoule is 1 joule, its velocity is. क्वेश्चन ये है कि अगर मास ऑफ द बॉडी जो है वो 1 किलोग्राम है, ओके, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जॉल है, सो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बताओ कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी. क्वेश्चन सोल्यूशन है सिंपल. काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और अगर मास 1 kg है, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
This implies that v square is equal to 2, or taking root on both hand sides, it mean velocity is under root 2 meter per second. Dear students, आपको कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट याद होनी चाहिए. मतलब ये एक अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि ये तो 8, 9, 10 का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है. कंपटीशन सिर्फ सॉल्यूशन का नहीं है, कंपटीशन आपके दरमियान टाइम का भी है. एक बंदा एक क्वेश्चन पर 1 मिनट लगाता है, दूसरा 10 सेकेंड लगाता है. अब दोनों ने इक्वल क्वेश्चन सॉल्व या दोनों को इक्वल क्वेश्चंस आते हैं, बट एक उसको कवर कर लेगा, दूसरा नहीं कवर कर सकेगा. सो श्योरली उनके मार्क्स और पोजीशन में डिफरेंस आएगा. मतलब ये है कि आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए कि स्पेसिफिक वैल्यूज़, 1 किलोग्राम इज़ अ स्पेसिफिक बॉडी. अगर स्पेसिफिक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू स्पेसिफिक हो तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2 होती है, उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2 होती है. सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन it takes 1 minute, and if you memorize it, that the specific body having specific kinetic energy always move with under root 2 meter per second. उम्मीद है आप समझ गए हो जो मैं कहना चाहता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कहते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स वाज करेक्टली फॉर्मुलेटेड बाय. किस साहब ने स्पीड ऑफ साउंड को सही फॉर्मुलेट किया था, कैलकुलेट किया था? पास्कल. एवरीवन नोज दैट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 says that two sound waves having frequency 200 Hz and 250 Hz are traveling in air. The speed of sound of 250 Hz is. अच्छा बताएं, शाबाश. कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि वेव नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है. ओके, और ये कहा गया है कि वेव नंबर 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 हर्ट्ज है. तो बताइए कि 250 हर्ट्ज का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ 250 हर्ट्ज इज इक्वल टू व्हाट? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट ऑफ स्पीड ऑफ 200 हर्ट्ज? ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन का सलूशन ट्रेस करने के लिए आइडिया इस्तेमाल करते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और वो ये सोचते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा. याद रखिएगा कि ये फार्मूला हर जगह एक तरह अप्लाई नहीं होता. जब तक वेव्स एक ही मीडियम में जा रहे हों तो इन अ सिंगल मीडियम द स्पीड ऑफ वेव रिमेन्स कांस्टेंट. समझ गए हों? जब दो वेव्स एक ही मीडियम में जा रहे हों तो स्पीड कांस्टेंट होता है और इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है. सो कभी गलती से भी ये लॉजिक यूज़ मत करें कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हैं. बेशक डायरेक्टली हैं, लेकिन इन डिफरेंट मीडिया और इन सेम मीडियम स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. आसान बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्पीड मीडियम पर डिपेंड करता है. तो जब तक मीडियम सेम रहेगा स्पीड सेम रहेगा. तो चाहे फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज हो, चाहे फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज हो, चाहे फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज हो, लेकिन जो वेव्स एक ही मीडियम में जा रहे हों उनका स्पीड सेम रहेगा. मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहा हूँ, लिहाजा द आंसर इज सेम. मैंने रीज़न भी दे दिया, बिकॉज स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम. अगर दोनों वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, प्रोपागेट कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए, चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डबल ही क्यों ना हो, हाफ ही क्यों ना हो, जो भी हो. क्वेश्चन नंबर 12. हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रहे हैं. 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑर्गन पाइप है, उसका लेंथ L है, हैज़ वन एंड क्लोज्ड एंड अदर एंड ओपन. मतलब ओपन ऑर्गन पाइप है, सॉरी, ओपन ऑर्गन पाइप है. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल नोट इमिटेड? बताओ कि फंडामेंटल नोट का वेवलेंथ क्या होगा. क्वेश्चन ये है कि फ़र्ज़ करो ये एक पाइप है और इस पाइप में फंडामेंटल नोट मीन, देखो एक साइड ओपन एक साइड क्लोज्ड, इसमें फंडामेंटल नोट बना है. फंडामेंटल नोट मीन 1 लूप आपने बनाना होगा.
आप जानते हो कि वन लूप इसमें इस तरह बनता है कि आधा लूप बाहर और आधा लूप इसके अंदर बनता है। ये फंडामेंटल नोट हो। इन्होंने कहा है कि फ़र्ज़ करो इस ऑर्गन पाइप का लेंथ L है, तो बताओ कि लैम्डा की वैल्यू इस सिचुएशन में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझाना चाहता हूँ आपको। याद रखिएगा कि एंटी नोड जो है, एंटी नोड ये बिल्कुल टिप पर नहीं बनता, ये एंटी नोड थोड़ा सा इससे बाहर बनता है, थोड़ा सा इससे बाहर, ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट साइड एंटी नोड होता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है L, ये कितने वेवलेंथ की इक्वल है? तो इसमें हाफ ऑफ क्रस्ट आता है, हाफ ऑफ क्रस्ट आता है इसमें, हाफ ऑफ क्रस्ट। तो हाफ ऑफ क्रस्ट का मतलब है कि L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। हाफ ऑफ क्रस्ट मीन कि L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, क्योंकि आप जानते हो एक पूरा क्रस्ट हाफ ऑफ वेवलेंथ, तो आधा क्रस्ट हाफ का हाफ लैम्डा बाय 4 होता है। इट मीन कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन एग्जैक्ट 4 लैम्डा के होता अगर ये एंटी नोड इधर बनता, बिल्कुल L के स्टॉपिंग पॉइंट पे बनता। चूंकि एंटी नोड थोड़ा बाहर बनता है, इट मीन थ्योरी में तो हम ये लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में लैम्डा थोड़ा सा ग्रेटर होता है 4 टाइम्स ऑफ L से, अ लिटिल बिट ग्रेटर देन 4L, क्योंकि एंटी नोड जो है ये L के एंड पर नहीं बनता, बल्कि L ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एंटी नोड का होता है। इसलिए थोड़ा सा जस्ट अ पॉइंट ग्रेटर देन 4L। तो थ्योरी में तो हम इक्वल टू 4L लेते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ अ लिटिल बिट ग्रेटर देन 4L। मैंने फिगर से समझाने की कोशिश की ताकि आप बेहतर समझ जाओ, हालांकि इसका सिंपल फार्मूला है, और सिंपल फार्मूला ये है कि वेवलेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप इज ऑलवेज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय नंबर ऑफ लूप्स। तो चूंकि 1 लूप है लिहाजा नंबर ऑफ लूप्स 1 आएगा, तो 4L आता है। अब थ्योरी में तो ये है कि इक्वल टू 4L, बट हकीकत में एंटी नोड अ लिटिल बिट out of the L range, that's why it is a little bit greater than 4L. The correct answer is किधर गया? Slightly greater than 4L, slightly। अगर ये ऑप्शन ना होते और मैं आपको इस तरह के ऑप्शन दे देता, अगर मैं कहता कि ऑप्शन A 4L, ऑप्शन B 2L, ऑप्शन C 8L, ऑप्शन D let us suppose 10L, तो अब हर कोई समझ गया या समझ सकता है कि 12 तो हो ही नहीं सकता, 8L 10L नहीं हो सकता। इट मीन यू कैन चूज दिस। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा है कि आपको ये स्लाइट डिफरेंस भी ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा, इग्नोर नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू गेट द करेक्ट आंसर। सो हकीकत में क्या है? अ लिटिल बिट ग्रेटर देन 4L। उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। Next question. Question number Question number 12, sorry 13. Question number 13. Question number 13. An organ pipe of length L has one enclosed, ये तो हो गया, sorry. Question number 13 डिस्कस हो गया. So question number 14. Question 14 है कि when a ball is dropped, what distance it will cover in 10 seconds. एक बॉल को ड्रॉप किया गया है ऊपर से, तो बताओ कि 10 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फ्री फॉल के दौरान आप जानते हो एक्चुअली S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर।
gt²। लेकिन चूंकि आप ये भी जानते हो कि जब आप बॉल को गिराते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये ना लिखा करो। आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो हाफ gt²। सो द करेक्ट आंसर इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10²। सो आप देखिएगा s इज इक्वल टू 10² is 100 divided by 250, 50 multiplied by 9.8. I think the correct answer is 490 meter. Correct answer is 490 meter. Question number 15. Question number 15 में क्या कहा जा रहा है? मैं क्वेश्चन के नंबर जरा काउंट करूं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इससे पहले नंबर जो क्वेश्चन था वो 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम एट समिट। समिट पर इनमें से क्या कम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फर्ज कीजिएगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है, बताओ कि इस समिट पर इनमें से क्या चीज़ कम से कम होगी, मिनिमम होगी। मैं ऑप्शन लूँगा। पहला ऑप्शन है हाइट। भाई हाइट तो समिट पे मैक्सिमम होता है, आप जानते हो कि हाइट इज़ मैक्सिमम, सो हाइट का आंसर तो गलत हो गया। नेक्स्ट है मेरे भाई मास। मास तो एवरीवेयर कांस्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि हर पॉइंट तक मास ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, भी गलत है। ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मेरे ख्याल में आसान से ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन आसान हो गया। वेलोसिटी ही है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ऊपर गई है और ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ के बाद डिक्रीज ख़त्म हो जाता है। इट मीन के समिट पर हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। वेलोसिटी मिनिमम होती है एट समिट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है। Question number 15 is 40 Newton force acts on a body, then time rate of change of momentum will be। Force time rate of change of momentum का दूसरा नाम है। As we know that F is equal to delta P by T। आप जानते हैं कि F is equal to, नीचे टाइम है तो हम लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स का दूसरा नाम है। तो अगर डेटा में कहा है कि फोर्स 40 न्यूटन है, इसका मतलब है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 40 न्यूटन है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन में सी आता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट and all universal constants are free of all physical quantities। जितने भी universal constants हैं वो किसी भी physical quantity पे depend नहीं करते, लिहाजा none of these किसी भी चीज़ पे depend नहीं कर रहे हैं। 73 sorry question number 16 and the answer of the question is none of these, and the reason of this question is that gravitational constant is a universal constant, that's why it depends on nature, it does not depend on any physical quantity in this universe। okay, next question देखिएगा। question number 17 and question number 17 is the gravitational field strength on surface of earth is। gravitational field strength क्या होगा। gravitational field strength, पहले आप ये बताओ ये चीज़ क्या है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द नेम ऑफ रेशो। रेशो मीन ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ बॉडी। द रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास ऑफ बॉडी is called gravitational field strength, but you better know that gravitational force is also called weight। gravitational force is also called weight, and नीचे जो होगा वो मास। इट मीन द करेक्ट इक्वेशन इज W by m। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज W by m। अब ऑप्शन
और सिंप्लीफाई हुआ है या नहीं देखते हैं, W/m, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर आता है सी। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 न्यूटन का एक फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है एक मास पर जो रेस्ट में था 2 kg फॉर 4 सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी गेन इन जॉल विल बी। क्वेश्चन ये है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। I am discussing question number 18 and question number 18 says that if the mass of a body is 2 kg, अगर मास 2 kg है, इस पर फोर्स लगा है 6 न्यूटन का। ओके, आपसे कहा जा रहा है अगर ये फोर्स लगा है कितने सेकंड्स के लिए, ये फोर्स लगा है 4 सेकंड्स के लिए, तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा। व्हाट इज द गेन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आप मालूम कीजिए। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। मास और फोर्स से हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, दैट इज F/m। इन एक्सेलरेशन होगा 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन दिया है, मास दिया है, फोर्स दिया है, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए। एज वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। श्योर। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि बॉडी स्टार्ट में रेस्ट में है, और जो बॉडी स्टार्ट में रेस्ट में हो तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। इट मीन कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो दरअसल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इनिशियल तो है ही नहीं। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाफ mv², half constant mass constant. If kinetic energy is initial, velocity will be initial. If kinetic energy is final, velocity will be final. तो velocity final है। It mean कि इस डेटा से अपने लिए फाइनल वेलोसिटी मालूम करो, वो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पुट कीजिए, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन यूज Vf is equal to Vi plus At. So Vf is equal to Vi 0 plus A is 3 and time is 4. So final velocity is 12. Put it here. So half mass की value 2 and 12 square 2 cancel. The answer is 144 joules. Question number 18 का आंसर है 144 joules. Next question. Question number 19। हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है या क्या मांगा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 इज टार्क प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम जानते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स से जो टार्क पैदा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। रीज़न क्या है? तो आपको 2 रीज़न दे देता हूँ, एक मैथमेटिकल एक लॉजिकल। मैथमेटिकल बात यह है कि टार्क इज इक्वल टू RF sin थीटा। अगर ये फोर्स सेंट्रिपिटल होगा तो हम जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है। सो RFC sin of 180 and sin of 180 is 0, therefore torque is 0। ये तो मैथमेटिकल रीज़न है। लॉजिकल रीज़न क्या है? कॉन्सेप्चुअल आइडिया क्या है? कॉन्सेप्चुअल आइडिया ये है कि टार्क वहाँ होता है जहाँ एंगुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, और सेंट्रिपिटल फोर्स यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन पैदा करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पैदा नहीं करता। वो फोर्स जो बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखे वो टार्क पैदा नहीं करता, और वो फोर्स जो बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रखे वो टार्क पैदा करता है। चूंकि सेंट्रिपिटल फोर्स कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट्स व्हाई इट्स टार्क इज 0। ये मेन आइडिया था, ये मैथमेटिकल प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 20। लेट अस एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 20 एंड दैट इज 2 सैटेलाइट्स हैं और दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो उनका स्पीड क्या होगा? भाई सैटेलाइट का स्पीड
ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर इनका मास डिफरेंट है लेकिन जब तक इनका ऑर्बिट सेम है इनका स्पीड सेम रहेगा। तो एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर। इस इक्वेशन को गौर से देखिए, ये दोनों कांस्टेंट है और आर जो है ऑर्बिट को शो करता है। तो जब तक ऑर्बिट सेम होगा तब तक स्पीड सेम होगा, ऑर्बिट बदलेगा तो स्पीड बदलेगा। इसमें मास ऑफ सैटेलाइट है ही नहीं। इट मीन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट बोथ द सैटेलाइट्स will move with same speed. Question number 21. We are discussing question number 21 and that is, कहते हैं कि एक बॉडी है, horizontal motion की है 10 मीटर by 10 न्यूटन, the change in kinetic energy is। जब horizontal motion हो रहा हो तो याद रखना कि kinetic energy का change वर्क के बराबर होता है। So as the change in kinetic energy is equal to work, according to work energy principle, the change in kinetic energy is equal to work and work is equal to Fs. So that's why if it is 10 multiplied by 10, it means the answer is 100 joules. The correct answer of the question is 100 joule. Option C is correct. Question number 22. Let us entertain question number 22 which says, जिसमें है कि एक बॉडी है और वो लीनियर मोशन एक्सेलरेशन 10 के साथ कर रही है। अगर वो 5 मीटर कवर करे फर्स्ट सेकंड में, देन द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड इज। क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है वो ये है कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 10 हो, मैं यूनिट्स नहीं लिखता, इफ इट कवर 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, अगर इसने पहला डिस्टेंस कवर किया हो 5 मीटर तो इसने पहला सेकेंड लिया हो 1 सेकेंड, तो बताओ कि नेक्स्ट सेकेंड में ये जो डिस्टेंस S2 कवर करेगा ये कितना होगा। नेक्स्ट सेकेंड में ये जो डिस्टेंस S2 कवर करेगा वो कितना होगा। तो जनाब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक रेफरेंस क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हो और वो रेफरेंस क्वेश्चन है आपके बुक में। एक तो इधर प्रूफ कर सकता हूँ बट प्रूफ तो प्रॉब्लम बन जाएगा, मतलब एक न्यूमेरिकल होगा। अगर आपने इसको MCQ या ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करना है तो बहुत से MCQs को अपने लिए रेफरेंस यूज़ करोगे। आप ऐसा करें कि अपने बुक में देखें, बुक में चैप्टर नंबर 3 बुक में चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज में देखें, यही डेटा है कि अगर एक बॉडी है वो पहले सेकंड में S1 डिस्टेंस कवर करे तो दूसरे सेकंड में S2 डिस्टेंस S1 के कितने टाइम होगा अगर एक्सेलरेशन 10 होगा। तो एक्सरसाइज के अंदर इस MCQ में आई थिंक ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है और 8 कुछ इस 9 7 8 9 इस तरह कोई है, वहाँ हमने प्रूफ किया है कि इन दिस डेटा जब बॉडी का एक्सेलरेशन 10 हो तो हर दूसरा डिस्टेंस पहले डिस्टेंस के बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ S1, 3 टाइम्स। बुक में एक्सरसाइज चैप्टर 3 का देखें, ये वाला क्वेश्चन है कि जब बॉडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करे तो दूसरा डिस्टेंस पहले डिस्टेंस के 3 टाइम्स होता है। अगर मैं इसको प्रूफ करूं या मैं खुद एक स्टूडेंट बनकर इधर प्रूफ करूं तो इट टेक्स 3 और 4 मिनट्स, काफ़ी मुश्किल होगा, मेरा काफ़ी टाइम लगेगा। आसान सी बात यह है कि जो बेसिक क्वेश्चंस आपने देखे हों उनको बतौर रेफरेंस याद रखें। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि S2 मांगा है लेकिन शर्त यह है कि डेटा सेम हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए हो। S2 is equal to 3 times of S1 5, the correct answer is 15 मीटर। अब इसको एक न्यूमेरिकल मेथड से हम सॉल्व करें, so I can prove that in this case by this data the second distance is equal to 15 meter। Question number 23। Question number 23 में कहा गया है कि the gain in kinetic energy during the free fall for 10 meter is 200 joule। Okay, if the potential energy at the top was 500 joule, the potential energy currently will be, सीधी सी बात है भाई, टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी 500 है। ओके, जब बॉडी नीचे आ रही थी
तो काइनेटिक एनर्जी 200 जॉल हो गई। तो जितनी काइनेटिक हो गई है वो तो काइनेटिक बन गई, जो बाकी है वो पोटेंशियल है। इट मीन कि बॉडी जब यहाँ थी तो 500 जॉल की पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब ये नीचे आ रही है, यहाँ तक पहुँची है, यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है 200। तो बताओ कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सब कहेंगे कि सर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर 200 काइनेटिक में बदल गई तो बाकी पोटेंशियल कितनी रह गई होगी? 300 joules. The answer of the question is 300 joules. Option A is correct. Question number 24. We are going to discuss question number 24. And question number 24 says that time of flight for projectile is 3 seconds. Okay. If it covers 4 meter horizontal in 1.5 second, what will be its range? कहते हैं क्वेश्चन है हमारे पास 24, इसको सॉल्व करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 24, कहा गया है कि मेरे भाई एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो गिवन डेटा है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड है, दैट्स ओके। और नेक्स्ट जो गिवन डेटा है, कहते हैं इफ इट कवर 4 मीटर हॉरिजॉन्टल इन 1.5 सेकेंड्स, अगर ये टाइम ले 1.5 सेकेंड्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर ले 4 मीटर, तो बताओ कि प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसको पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे और इक्वेशन माइंड में याद करेंगे कि इस इक्वेशन से हो सकता है। नहीं, हर क्वेश्चन सोल्यूशन बेस्ड नहीं होता। बार बार यही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि बहुत से क्वेश्चन लॉजिकल भी होते हैं। यहाँ लॉजिक क्या है, बहुत साफ शफाफ मैंने लिखा, अब आपके लिए आसान होगा। अगर आप गौर से देखो तो टोटल टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। ये कितना है? ये हाफ है। मार्कर को देखिएगा, अगर ये मार्कर प्रोजेक्टाइल है तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड्स में आता है, तो 1.5 सेकेंड में कहाँ जाएगा? आप कहोगे सर टॉप तक जाएगा ना, आधा। चूंकि ये टाइम टोटल टाइम का हाफ है, इट मीन कि ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जो समिट तक है। आगे आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि फ़र्ज़ कीजिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये पूरा मोशन है प्रोजेक्टाइल का, ये पूरा मोशन 3 सेकेंड्स में हो रहा है। तो 1.5 सेकेंड में कितना होगा? आप सब कहोगे सर 1.5 सेकेंड्स में फिर समिट तक होगा। अगर ये समिट तक 1.5 में कितना हॉरिजॉन्टल कवर करे? 4 मीटर। तो आपसे कह रहे हैं कि ये रेंज कितना होगा। शायद इस डायग्राम से समझ गए होंगे, यानी 4 मीटर आधा है तो ये भी 4 मीटर होगा, द रेंज विल बी 8 मीटर। सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है भाई, समझाने में टाइम लगा, समझने में टाइम नहीं लगता। और इसका करेक्ट आंसर होगा 8 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वन ऑफ अ गुड क्वेश्चन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 25 सेज कि एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एट समिट 100 है, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या होगी? ये भी याद रखें। मैं रेफरेंस बता भी सकता हूँ लेकिन रेफरेंस रहने दें, ये बात याद रखें कि 60 डिग्री पर जब भी 60 डिग्री एंगल होगा, थीटा 60 डिग्री होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। अब देखो स्टेटमेंट में 60 डिग्री का एंगल दिया है, कंडीशन पूरा है, कंडीशन जो चाहिए वो पूरे, इस इक्वेशन के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड है। डेटा ये है कि 4 की जगह 4, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप 100 है, तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम कितनी हो जाएगी? 400 joules। द करेक्ट आंसर इज 400 joules। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज अ मशीन 100 वाट कंज्यूम डैश एनर्जी इन 3 सेकेंड्स। सीधी सी बात है, एक मशीन है 100 वाट का है। व्हाट इट मीन? इट मीन 100
एंड वाट मीन जूल पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये मशीन 1 सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी खर्च कर रही है। ये मशीन 1 सेकेंड में 100 जूल खर्च कर रहा है, तो 3 सेकेंड में कितना करेगा? 1 सेकेंड में 100, दूसरे में 100, तीसरे में 100। इट मीन इन 3 सेकेंड्स ये मशीन आपका 300 जूल्स का इनपुट खर्च करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट आंसर इज 300 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 27 और वो है क्वेश्चन नंबर 27 मेरे पास है कि डायमेंशन ऑफ वी आई टी इज सेम एज दैट ऑफ बाई वी आई टी। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो वी आई मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड, सेकेंड कैंसल मीटर एंड इट मीन के द डायमेंशन ऑफ दिस इज डिस्टेंस और लेंथ। तो करेक्ट आंसर इज एस, ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए एस इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? A skydiver falls through the air at terminal velocity. The force of air resistance on him is. भाई जब टर्मिनल स्पीड कह दिया, सो टर्मिनल स्पीड का कंडीशन ही यही है, उसकी कंडीशन ही यही है कि एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 28 में आता है इक्वल टू वेट, क्योंकि जब तक वेट और एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग फोर्स इक्वल नहीं होते तब तक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इसमें है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द पॉइंट बी इज लार्जर देन दैट एट पॉइंट ए, वेयर इज द वाटर प्रेशर ग्रेटेस्ट। सिंपल बात कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं करना चाहता। याद रखिएगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ये रिलेशन कहाँ से आया? कैन नॉट डिस्कस इट हेयर। आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव की, इस तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए रिलेशन याद रखें। दैट प्रेशर इन अ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर। जितना डायमीटर ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, और डायमीटर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एनी हाउ, अब पॉइंट बी पर डायमीटर ज़्यादा है तो पॉइंट बी पर कहते हैं कि एक पॉइंट बी है, जिस पॉइंट पर डायमीटर ज़्यादा है तो बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन उस पॉइंट पर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज a body revolving clockwise subtends 30 degree in 1 second. Okay, its angular displacement after 6 seconds will be। 30 में है कि फर्ज करो ये एक सर्कल है, फर्ज कीजिएगा यहाँ एक बॉडी है, ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, और इस तरह के अगर 1 सेकेंड गुजर जाए तो 30 डिग्री का एंगल बनता है 1 सेकेंड में। अब पहले तो ये बताओ कि 6 सेकेंड्स में कितना एंगल बनेगा? तो आप कहोगे सर एक और सेकेंड, एक और 30, एक और सेकेंड, एक और 30। इट मीन्स 6 टाइम्स ऑफ 30। सो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30। इट मीन 30 मल्टीप्लाई बाय 6 180 डिग्री। चलो जनाब ये पाई है, वैल्यू तो पाई है, मैं और आप समझ गए हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब माइनस ले या प्लस, तो क्लॉकवाइज रोटेशन इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज माइनस पाई। माइनस पाई इसका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो कभी भी समझ आ सकती है उनको, किस्मत की बात है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 इधर गया। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है कि द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन ऑप्शंस इज, इनमें से करेक्ट इक्वेशन क्या है? तो जनाब V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, ये ठीक है। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है।
v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा क्रॉस आर गलत है, v इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा, माइनस v इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा या आल, पहला वाला गलत है तो आल तो वैसे भी गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी ठीक है। कैसे? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, अगर मैं इसको लिखूं v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा तो मैं और आप जानते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बदल दें तो वेक्टर उल्टा बन जाता है। अब इसको दोबारा सीधा करने के लिए हम माइनस लगा दें। बस सिर्फ याद रखो कि अगर ओमेगा क्रॉस आर हो तो इसके साथ पॉजिटिव होना चाहिए और अगर आर क्रॉस ओमेगा हो तो इसके साथ नेगेटिव होना चाहिए। अब ऑप्शन में ये होगा तो ठीक है या ये होगा तो ठीक है, इन ऑप्शन में ये चीज़ मौजूद है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी ठीक है जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है जनाब? क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट of 10,000 meter radius is 50 meter per second. Its angular speed is, जनाब v is equal to r omega, omega is equal to v by r, वैल्यूज आप पुट कीजिएगा। इसमें है कि ये 50 और ये है 10,000, आई डोंट नो इससे क्या आता है, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, सो ओमेगा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ यही आता है, 5×10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33 क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज डबल्ड फॉर अ रिवॉल्विंग बॉडी, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, आप अच्छी तरह जानते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो अगर आप इसका रेडियस डबल कर दो, हाफ कर दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम remains constant according to law of conservation of angular momentum. Question number 34, the value of apparent weight of satellite is 0 क्योंकि weightlessness in satellite, according to weightlessness in satellite the apparent weight of all objects and astronauts in satellite is 0. Okay, next question, question number 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन अ डिस्क एंड हुप आर रिलीज्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच वन विल रीच लेटर। देखो क्वेश्चन आपके बुक में टॉपिक है रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो उस टॉपिक में प्रूफ है कि इन दोनों में डिस्क पहले पहुंचेगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिस्क और हुप को हमने इंक्लाइंड प्लेन पे रिलीज किया है, पहले कौन पहुंचेगा? तो डिस्क, बाद में कौन पहुंचेगा? तो हुप। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बाद में कौन पहुंचेगा, एंड दैट इज हुप। क्यों? याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो होता है वो √4/3 GH होते हैं, कुछ इस तरह है, और वेलोसिटी ऑफ हुप जो है ये सिर्फ GH है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4/3 है, तो डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो पहले पहुंचेगा, हुप की वेलोसिटी कम है तो वो बाद में पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, द कांस्टेंट वैल्यू फॉर स्फीयर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, कहते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू फॉर स्फीयर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ये 2/5 है, सो इट इज 2/5 एंड 2/5 मीन 0.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, the speed of electron in orbit, the speed of electron in orbit dash in higher orbits, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है तो इसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है? आप जानते हैं कि जैसे जैसे रेडियस ज़्यादा होता है स्पीड कम होता है। आसान सा डिमॉन्स्ट्रेशन आप कर सकते हो, एक पत्थर में तार बांधो, तार, अगर आप छोटा तार रखोगे तो आप पत्थर को तेज़ी से घुमा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तार ज़्यादा करोगे, लंबा करोगे तार, स्पीड पत्थर का स्लो होता जाएगा। सो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जितना न्यूक्लियस से दूर जाता है स्लो स्पीड के साथ घूमता है, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, वो क्वांटिटी जिसे हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास नेक्स्ट, इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर
देन द कलर ऑफ स्काई ब्लैक होगा। भाई जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जब हम ऊपर देखेंगे तो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे रेटिना पर इमेज नहीं बनाएगा, तो हमें कोई लाइट रिसीव नहीं होगा हमारे रेटिना पर इमेज बनाने के लिए, लिहाजा द स्काई विल अपीयर ब्लैक। In my Kelson interferometer, if the mirror is moved by a distance of lambda, then the number of fringe shift will be। भाई d को आप lambda के बराबर पुट कर लें, आपको फ्रिंज शिफ्ट मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आपको याद रखने चाहिए। इसका आंसर बनता है 2। देखिए, इन माई कैल्सन इंटरफेरोमीटर d इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 2d बाई m। आपसे m मांग रहे हैं तो m इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई लैम्डा। अब अगर आप इसको लैम्डा के बराबर पुट करोगे तो 2 लैम्डा बाई लैम्डा, इट मीन द करेक्ट आंसर इज 2। ऑप्शन बी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह।